Hello students, today we are going to discuss history of trade and commerce of India. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम लोग जानेंगे पुराने ज़माने से, मतलब आज से करीब 4000 साल पहले ही इंडिया ने अपने ट्रेड लिंक्स जो है स्टैब्लिश कर लिए थे दूसरे देशों के साथ। जैसे आपको सबसे पहले जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस समय जो आज की डेट में इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इन सारी कंट्रीज जो है आज अलग अलग है, लेकिन पहले जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानी जाती थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको अगर स्टडी करेंगे तो जानेंगे कि उसके नॉर्थ में हिमालयास हैं और साउथ में उसकी तीन तरफ पानी लगता है, वाटर, अराबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। ये स्थिति जो है, ये इसकी जो फिजिकल भौगोलिक स्थिति जिसे बोलते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं, ये इसको इंडिया को एक एडवांटेज प्रोवाइड करता था। एडवांटेज कैसे? जब इंडिया के ऊपर जो हिमालयास है नॉर्थ में, वो इंडिया को कोल्ड विंड से बचाता है। तो इंडिया के जो टेम्परेचर है, नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर नज़र आता है, बहुत ही फेवरेबल टेम्परेचर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। अगर हिमालयस नहीं होते तो ये पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है ये हमारा फर्टाइल नहीं होता, यहाँ हम लोग खेती नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो फेवरेबल क्लाइमेट है उसकी वजह से हम लोग साल में 2 से 3, उस समय भी एशियन टाइम्स में 2 से 3 बार फसलें ले लेते थे। और जो साउथ में जो तीन तरफ से पानी है वो हमें एक नेचुरल रूट प्रोवाइड करता है ट्रेड के लिए, सी रूट जिसे हम बोलते हैं। तीन तरफ से हम जो है सी रूट का इस्तेमाल कर सकते थे। तो हमारा जो फार ईस्ट कंट्रीज़ के साथ भी, जैसे चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये जितने जो फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं इनके साथ भी हम लोग ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि हमें एक नेचुरल वे मिला था ट्रेड करने के लिए। और इधर वेस्ट में भी, जहाँ पे अभी यूरोपियन कंट्रीज तक, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, जो ये कंट्रीज हैं और यूरोपियन कंट्रीज, उनके साथ हम लोग ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि वाटर वेज के थ्रू, मैरी टाइम रूट जिसे बोलते हैं, सी रूट जिसे बोलते हैं। ये नेचुरल रूट था जो हमें नेचर ने प्रोवाइड कर रखा था, जिसका एडवांटेज इंडिया को मिलता था। दूसरा, तो इंडिया की जो लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो लगभग बीच में आती है। इधर जो फार ईस्ट कंट्रीज हैं जो ट्रेड करती थी यूरोपियन कंट्रीज के साथ, तो वो इंडिया के पास से ही होकर गुजरना पड़ता था उनको। तो इंडिया में वो लोग रुकते थे, तो यहाँ पे भी वो ट्रेडिंग करते थे आके। तो इसलिए ट्रेड फ्लरिश हुआ, ये सब हमारे नेचुरल काउजेस की वजह से भी। इंडिया अगर आज की डेट में देखें तो साउथ इंडिया है, वो आज भी स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे स्पाइसेस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में, साउथ इंडिया में ही होता है। और इंडिया से ही स्पाइसेस जो है पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी होता है, आज भी होता है। तो हिस्ट्री भी बताती है कि जो पहले जो पास्ट में जो ट्रेडिंग होती थी वो स्पाइसेस को लेकर ही इंडिया से ज़्यादातर होती थी। जो फॉरेन मर्चेंट्स आते थे इंडिया में, वो स्पाइसेस के ट्रेड के लिए आते थे। इसलिए जो मैरीटाइम रूट्स जो ईस्ट और वेस्ट को लिंक करता था, उसको स्पाइस रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मैरीटाइम रूट में जो सी रूट है, इसको ये आपका ईस्ट और वेस्ट दोनों को लिंक करता है। और इसको हम और इसमें जो ट्रेडिंग हो रही थी वो स्पाइसेस की हो रही थी, इसलिए उसको जो है स्पाइस रूट का नाम दिया गया। इसकी जो जानकारी हमें आज मिल रही है, ये जानकारी हमें पहले से ही ट्रेडिंग होती है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? इसकी जानकारी हमें मिली आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से। जब खुदाई करी गई तो ज़मीन के नीचे जो है हमें पूरे के पूरे शहर मिले, हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो। उस समय के अर्बन सेंटर्स थे, अर्बन सिटीज़ थी जो बहुत ज़्यादा डेवलप थी उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलप सिटीज़ में से एक थी। और ये जो एविडेंस है ये बताता है कि जो ये दोनों सिटीज़ हैं ये 3rd मिलेनियम BC में थी। और इनका कनेक्शन जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो प्रेजेंट डेट में ईरान, इराक, सीरिया, ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं इनके साथ लिंक था।
और ये जो ट्रेड करते थे, ये ट्रेड करते थे जेमस्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, जेमस्टोन्स, कॉपर आइटम, पॉटर्स, कई सारी चीज़ों में ये लोग डील करते थे। तो ये जो है आप इतना ये हिस्ट्री बताती है, पहले इसको मालूम होना चाहिए। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। थोड़ा हिस्ट्री जानने के बाद तो ट्रेड एंड कॉमर्स के हमने हिस्ट्री जानी थी। तो ट्रेड एंड कॉमर्स आज भी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो उस वक्त आपको आज भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वक्त भी जब कोई बिजनेस करना चाहता था उस वक्त भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ कॉइन्स डेवलप हुए, मेटल्स कॉइन्स जो एक्सेप्ट किए गए ट्रेडिंग पर्पस में, एक्सचेंज के लिए। गुड्स के बदले में कॉइन्स को लिया गया, कॉइन्स के बेसिस पे होने लगा मेटल कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, फिर कॉपर कॉइन्स चले। तो ये कॉइन्स फैसिलिटेट किए कॉइन्स ने एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज के सेल एंड परचेज को। कॉमर्स फ्लरिश्ड हुआ। अब दूसरे मुल्कों में जाना है, वहाँ से आना है, उसमें जो है गोल्ड कॉइन्स को कैरी करना है, कॉइन्स को कैरी करना है, रिस्क हो जाता था। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए जो कॉइन्स की जगह पे इस्तेमाल होते थे। इन्हें आज हम बात करें, आज हम बोलते हैं तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है आपका, बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल जिसकी बात करते हैं, वो पुराने ज़माने में उनको हुंडी या चिट्ठी के नाम से जाना जाता था। हुंडी या चिट्ठी जो बेसिकली जो है इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन आराम से ट्रांसफ़र हो सकते थे। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को गोल्ड कॉइन्स के बदले में हुंडी या चिट्ठी जो है ट्रांसफ़र कर सकता था। दूसरा, ये एक्सचेंज के इंस्ट्रूमेंट्स थे, कॉइन्स की जगह इस्तेमाल होते थे। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता था ये बिटवीन ए बायर एंड सेलर, और एक अनवारंटेड पेमेंट ऑफ मनी, अनवारंटेड अनकंडीशनल पेमेंट है जो एक जो ड्रॉ कर रहा है हुंडी को, उसको पेमेंट करता था ड्रॉवी, उसको प्रॉमिस करता था पेमेंट करने का। ड्रॉवी प्रॉमिस करता था ड्रॉवर को कि वो इसका पेमेंट कर देगा। तो ये इतनी उस वक्त इतनी ज़्यादा जो उसकी रिकॉग्निशन थी इंडियन हुंडीज की कि वो ईरान और सीरिया में भी उसको जो है एनकैश करवा सकते थे। हर कोई ट्रेडर हुंडी लेकर ईरान या सीरिया पहुंचता था तो वहाँ पे उस हुंडी को वो कैश में कन्वर्ट करवा सकता था। उसकी रिकॉग्निशन उस समय भी थी। तो हुंडी जो है वो दो तरह से देखी जाती है। एक होता है दर्शनी। दर्शनी मतलब दर्शन, प्रेजेंट करा दो, दिखा दो तो उसका पेमेंट मिल जाएगा। दूसरा होता है मुद्दती। मुद्दत मतलब टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो पैसा मिलेगा। तो दो तरह से हुंडी को बांटा गया। एक दर्शनी दिखा दिया जिसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, जब भी प्रेजेंट करेंगे पेमेंट हो जाएगी। और मुद्दती बता दिया जिसको एक टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड खत्म होगा तब जो है पैसा मिलेगा, उसको बोलेंगे मुद्दती। अब दर्शनी में आते हैं, कितने टाइप के थे? 4 टाइप के हुंडीज थी दर्शनी के अंदर। एक धनी जोग बोलते हैं, एक सहयोग बोलते हैं, दूसरा फरमान जोग बोलते हैं, तीसरा जेखन जोग बोलते हैं। देखन जोग। धनी जोग का मतलब है पैसा। धनी मतलब पैसा, धन, पैसा। जब भी प्रेजेंट करेंगे पैसा पे कर देगा। किसी भी आदमी को पे किया जा सकता है। पेबल टू एनी पर्सन, किसी को भी पे कर सकते हैं। ये सहयोग। सहयोग मतलब जो रेस्पेक्टेबल आदमी होता था सिटी के अंदर, किंगडम के अंदर, उसको पेबल किया जाता था। उसमें लिखा जाता था कि स्पेसिफिक पर्सन को पे करना है। फरमान जोग में ऑर्डर लिखा जाता था कि पेबल टू ऑर्डर, कब पे करना है, किसको पे करना है, वो इसके अंदर लिखा जाता था फरमान जोग में। देखन जोग मतलब दिखाने पर, जो भी हुंडी लेके आएगा, जो व्यक्ति हुंडी लेके आएगा उसको पैसा पे कर देंगे। तो ये सारे जो चारों थे, ये चारों का मतलब एक ही है, जब भी हुंडी दिखाई जाएगी उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। कोई टाइम पीरियड नहीं है। 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 1 दिन बाद, जब भी वो पेमेंट लेने आएगा पेमेंट करनी पड़ेगी। ड्रॉवी को पेमेंट करनी पड़ेगी ड्रॉवर को, जो मतलब जो भी जिसके पास भी हुंडी होगी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मुद्दती के अंदर आता है टाइम पीरियड के बाद पे करना है। वर्ड वही सेम है, धनी जोग, यहाँ भी धनी जोग। ये भी किसी भी आदमी को पे कर सकते हैं लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद।
पेबल टू एनी पर्सन। फरमान जो जिसको ऑर्डर दिया गया, जिसको पे करने के लिए बोला गया है, उसी को पे करना है। इन दोनों में फर्क भी समझ लीजिए। सहयोग और फरमान जोग में आपको देखने में लगेगा दोनों सेम है। सहयोग बोलता है किसी रेस्पेक्टेबल पर्सन को, सिटी के किसी भी रेस्पेक्टेबल पर्सन को तो पे किया जा सकता है। फरमान जोग में एक नाम रहेगा जिसको स्पेसिफिकली पे करना है, ऑर्डर दिया रहेगा कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को पे करना है, तो वो फरमान जोग हो जाएगा। दर्शनी में कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जब प्रेजेंट होगा तभी पे कर देना है। मुद्दती में टाइम पीरियड के बाद पे करेंगे। फरमान जोग मतलब जिसका नाम लिखा गया, स्पेसिफिक नाम लिखा जाता है, इस व्यक्ति को पे करना है, तो वो जो है उसको पे कर दिया जाएगा। जोखमी एक और हुंडी की तरह ही है। जोखमी के अंदर जो आता है ये बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए आता है कि बायर जो है ईरान में बैठा है और सेलर जो इंडिया में है, वो इंडिया आता है, गुड्स को खरीदता है और लेके जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे उसके रिस्क को दूर करने के लिए जो सेलर है वो एक कंडीशन लगा देता है कि भाई अगर आपको गुड्स मिलेगा तभी आप पेमेंट करना, गुड्स नहीं मिलेगा तो पेमेंट मत करना। यानी कि अगर कोई लॉस होता है ट्रांजिट में, रास्ते में कोई लॉस होता है गुड्स में, तो सारा का सारा जो रिस्क होता है वो सेलर का होता है, यानी कि ड्रॉवर का। जो ड्रॉवी है, जो बायर है, उसका कोई रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जोखमी का मतलब वही है कि सारा जोखम जो है वो ड्रॉवर उठा रहा है, सारा रिस्क जो है ड्रॉवर उठा रहा है। ड्रॉवी का कोई रिस्क नहीं है, बायर का कोई रिस्क नहीं है। बायर को गुड्स मिलेंगे तभी जो है वो पेमेंट करेगा।